वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 36 लेक्चर है। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। इसमें सबसे पहले है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है कि करेंसी की जो वैल्यू होती है उसको डीवैल्यू किया जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू को कम किया जाता है, और ये गवर्नमेंट खुद करती है, तो इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन करना, यानी कि करेंसी की अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराना। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। नाउ द रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या है? ये इसकी उलट है डीवैल्यूएशन की। इसमें होता क्या है कि करेंसी अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना। गवर्नमेंट जो है ख़ुद अपनी करेंसी की वैल्यू इसमें बढ़ाती है, इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। नाउ द एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन में होता क्या है कि करेंसी की वैल्यू जो है बढ़ती है, लेकिन इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। डिमांड होने की वजह से करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो है वो एप्रिसिएशन की उलट है। उसमें क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो गिरती रहती है, डिमांड ना होने की वजह से करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। अब इसमें मार्केट बताई है, मार्केट फॉर दी फॉरेन एक्सचेंज की, और डिमांड एंड सप्लाई को समझाया गया है। तो वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल पे जो है वो रुपी को बताया गया है, और एक्स एक्सिस पे डॉलर्स को बताया गया है, यानी कि ये बताया गया है कि कितने रुपी होंगे तो $1 हमें मिलेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पर है। E1 का जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पर मौजूद है, जिसके मुताबिक 58 रुपीज़ में हमें $1 मिल रहा है। लेकिन होता क्या है कि डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कर जाता है। जब डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कर गया तो उसके बाद जो इक्विलिब्रियम आया वो इक्विलिब्रियम पहुंच गया यहाँ पे, और 65 रुपीज़ का जो है वो डॉलर बन जाएगा जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया। डिमांड कर्व ये था पहले, और फिर D2 हो गया, D1 से D2 डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया। लेकिन अगर सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है डॉलर की, तो फिर सप्लाई कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा, और सप्लाई कर्व जब शिफ्ट कर जाएगा तो दोबारा जो है वो डॉलर 65 से 58 का हो जाएगा। जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। इसी तरह से किसी करेंसी की सप्लाई होने से भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो दोबारा उसकी वैल्यू जो है वो 65 से 58 पे हो जाएगी। तो ये कुछ यहाँ इस चीज़ को समझाया गया है। नाउ दी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जो फोर्सेस हैं डिमांड सप्लाई की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उनको यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह से किसी भी गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई से वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है उसकी प्राइस के ऊपर, इसी तरह से करेंसी की भी वैल्यू के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो किस वजह से डॉलर का जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइट की वजह से, और डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होता है? तो जो डॉलर की डिमांड बढ़ती है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी इंपोर्ट्स जैसे US गुड्स की होती है, तो जब इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान US से तो ज़ाहिर बात है डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। इस तरह से पाकिस्तानी ट्रैवलर जो ट्रैवल करेंगे US में उससे डिमांड बढ़ेगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो पे करेंगे स्टडी के लिए US की यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर US की फ़र्म ऑपरेट कर रही हैं, जब वो पैसा अर्न करेंगी तो ज़ाहिर बात है और पैसा जो है उनका ज़ाहिर बात है US जाएगा, तो उससे भी डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। नाउ दी मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज का एक और यहाँ पे ग्राफ मौजूद है। इसमें सबसे पहले यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट मौजूद है, 58 रुपीज़ का डॉलर होता है। लेकिन उसके बाद जब सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है, यानी कि ज़्यादा डॉलर आ गया मार्केट के अंदर, तो डॉलर की जो है वो वैल्यू 58 से 50 हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा हो गई कोई करेंसी तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन फिर इसकी जब डिमांड बढ़ जाती है तो दोबारा इसकी वैल्यू 50 से 58 हो जाती है। तो ये कुछ इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। नाउ दी इक्विलिब्रियम इन दी मार्केट ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इक्विलिब्रियम वही पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है डिमांड और सप्लाई कर्व के दरमियान। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझाई जा रही हैं कि गवर्नमेंट अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, और अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो तो क्या होता है। जब फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट रखती है और अगर एक्सेस सप्लाई हो जाती है डॉलर्स की,
जब एक्सेस सप्लाई हो जाती है और सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज़ कर लेती है एक्सेस डॉलर्स को। जब एक्सेस डॉलर्स को गवर्नमेंट परचेज़ कर लेगी तो उससे क्या होगा, दोबारा जो है डॉलर की वैल्यू दोबारा ऊपर पहुंच जाएगी, जो गिरी थी वैल्यू वो दोबारा ऊपर पहुंच जाएगी। तो जो एक्सेस वैल्यू होगी वो दोबारा जो है ऊपर पहुंच, दोबारा जो है एक्सेस सप्लाई की वजह से वैल्यू गिरी डॉलर की, तो गवर्नमेंट ख़रीदेगी डॉलर को और वो उसकी वैल्यू को दोबारा उठा देगी। इसी तरह से एक्सेस डिमांड जब हो जाती है डॉलर की, जब डिमांड में इजाफा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब डॉलर की डिमांड में इजाफा हो गया और डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई करना शुरू कर देती है डॉलर्स को, ताकि ज़्यादा सप्लाई करेगी तो जितनी डिमांड है वो उस मेंटेन हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को। फिक्स एक्सचेंज रेट के लिए गवर्नमेंट ही मार्केट से जो है वो डॉलर या तो परचेज़ करेगी जब ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा, और जब ज़्यादा डिमांड होगी तो वो मार्केट के अंदर डॉलर को सप्लाई करेगी। और एक्सचेंज रेट फ्लोट जो होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। उसमें गवर्नमेंट जो है कोई रेट फिक्स नहीं करती, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो वैल्यू है उसमें एप्रिसिएशन भी हो सकता है और उसमें वैल्यू में डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा जो है डिमांड होगी डॉलर की तो डॉलर की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, और अगर डॉलर की डिमांड में कमी आएगी, एक्सेस सप्लाई होगी डॉलर की, तो डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। नाउ दी पार्ट्स ऑफ BOP विच इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से हिस्से हैं, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है एंड द चेंज टू रिजर्व्स है। तो जो करंट अकाउंट है वो एसेंशियली तौर पे, अगर बुनियादी तौर पे देखें तो वो ट्रेड बैलेंस ही है। अगर हम एसेंशियली तौर पे देखें यानी कि एक्सपोर्ट्स में से हम इंपोर्ट को निकाल देंगे और साथ में नेट फैक्टर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, तो ये है करंट अकाउंट। इसमें ट्रेड बैलेंस है यानी कि एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को निकालें और नेट फैक्टर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जो करंट अकाउंट में शामिल है चीज़ें वो है गुड्स और विजिबल बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन चीज़ों की जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस वाली। और उसके अलावा सर्विसेज की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, जैसे बैंक्स हैं तो ये बैंक जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विसेज की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा इनकम एंड ट्रांसफ़र, ये आ गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाली बात। इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड्स है, जैसे वर्कर रेमिटेंसेस हैं, डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट है, फैक्टर पेमेंट्स है, जैसे कि MNCs का प्रॉफिट है यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन डेट है यानी कि जो सूद है डेट के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर आती हैं। नाउ दी कैपिटल अकाउंट, अब दूसरा अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैपिटल अकाउंट जिसको कहा जाता है। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं इसमें शामिल है इनकमिंग FDI, जो डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, या फिर अदर प्राइवेट कैपिटल्स हैं। इसके अलावा आउट इनकमिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, और आउट गोइंग भी शामिल है इसमें, जो जाएगा पैसा यहाँ से। आउट गोइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और अदर प्राइवेट कैपिटल। इसके अलावा बोरिंग भी इसमें शामिल है, जो कर्जे लिए जा रहे हैं, और एड इन फ्लो, कोई इमदाद आती है कहीं बाहर से, वो भी इसमें शामिल है, जैसे US एड वगैरह। पेमेंट्स ऑफ डेट प्रिंसिपल्स हैं एंड दी एड आउटफ्लोज, और अगर एड हमारे यहाँ से कहीं और जाती है वो भी, यानी कि इन्वेस्टमेंट और एड और बोरिंग वगैरह ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो इस चीज़ के इस अकाउंट में आ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब नाउ दी चेंजेस टू दी ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जो तीसरा अकाउंट है वो इसमें क्या होता है कि सेल्स करती है अगर गवर्नमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसको वो कहते हैं, वो जो है ड्रॉ डाउन किया जाता है रिजर्व को, या तो सेल करेगी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को या फिर परचेज़ करेगी फॉरेन एक्सचेंज को, तो उसको हम कहेंगे बिल्डअप ऑफ रिजर्व्स, उसकी एग्जाम्पल है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है ये 1 + 2 + 3 ये हमेशा जो है वो 0 के बराबर होगी। जो बैलेंस होगी, बैलेंस होने का मतलब ये है कि वो 0 के बराबर होगी। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।